नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 37 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी में जो अपराधी है उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इतना क्रूर एक इंसान कैसे हो सकता है? आम लोगों के लिए तो इस चीज़ को सुनना भी बहुत मुश्किल होगा और उसने तो इस चीज़ को किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार इस चीज़ को दोहराया है। बात कर रहा हूं मैं निठारी कांड की। बच्चों के कंगाल उगलने शुरू किए। दर्जनों मासूम बच्चों और लड़कियों के साथ हैवानियत होती थी। देश को हिलाकर रख देने वाले नोएडा के निठारी कांड में निठारी कांड को भला कौन भुला सकता है। नोएडा के पास एक गांव है निठारी गांव के अंदर पिछले काफी टाइम से छोटे छोटे बच्चे गुमशुदा हो रहे थे। अचानक से वो कहीं गायब हो जाते थे। अब जितने भी बच्चे गायब होते थे वो सारे गरीब घर से आते थे। तो जब उनके माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते थे कंप्लेंट लिखवाने, तब पुलिस वाले भी इसके ऊपर कोई खास इन्वेस्टिगेशन करते नहीं थे और इन्वेस्टिगेशन दूर, इसकी तो FIR भी वो नहीं लिखते। तो जो भी चल रहा था वो चलते गया और धीरे धीरे गाँव वालों के मन में एक अंधविश्वास पैदा हो गया। अंधविश्वास कैसा कि उस गाँव में एक ओवरहेड वाटर टैंक था, ऊंची सी पानी की टंकी थी। जितने भी बच्चे गायब होते थे वो उस टंकी के पास से ही गायब होते। तब लोगों ने अपना एक अंधविश्वास बना लिया कि इस टंकी के अंदर कोई शैतान है और अगर कोई बच्चा इस टंकी के पास जाएगा तो वो शैतान उस बच्चे को निकल जाएगा। और करीब 17-18 बच्चे पिछले 1-1.5 साल में गायब हो चुके थे। अब 1-1.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ ऐसी दो चीजें हुई जिनके कारण इन बच्चों के गायब होने का जो सच था वो सभी के सामने आया। सबसे पहली चीज होती है उस टंकी के पास ही, ओवरहेड वाटर टैंक के पास ही। एक दिन शाम का टाइम था, दो शख्स उस टंकी के पास घूम रहे थे और उस टंकी के पास एक नाला भी है। जब उन लोगों की नज़र उस नाले के ऊपर जाती है तो वो देखते हैं कि इस नाले के अंदर किसी इंसान का हाथ है और वो इंसान का हाथ बुरी तरीके से सड़ा हुआ था। जब ये बात वो दोनों शख्स देखते हैं तो वो तुरंत जाते हैं पुलिस के पास। अच्छा, उन दोनों की भी 2 बेटियां गायब हो रखी थी, तो वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक इंसानी हाथ है, सड़ा गला। अब पुलिस इस बात को नकार देती है, टाल देती है। पुलिस कहती है कि अरे नहीं, इंसान का नहीं है, ये किसी जानवर का हाथ है। ये बात भी यहीं दब जाती है। और दूसरा वाक्य हुआ 7 मई 2006 को। पायल नाम की एक लड़की रिक्शे में बैठकर जाती है सेक्टर 31 के हाउस नंबर D5 के अंदर। अब ये जो हाउस नंबर D5 था, कोठी नंबर D5, ये था एक मोनिंदर सिंह पंडेर नाम के बिजनेसमैन का, करोड़पति बिजनेसमैन का। वो लड़की रिक्शा से उतरती है और उस घर के अंदर जाती है और रिक्शा वाले को बोलती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। और उस लड़के ने उस रिक्शा वाले को, पायल ने उस रिक्शा वाले को पैसे भी नहीं दे दिए। उसने कहा था कि मैं वापस आकर आपको पैसे दूंगी। पायल घर के अंदर चली जाती है, रिक्शा वाला बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहा। अब पायल को गए हुए काफी वक्त हो जाता है लेकिन वो घर से बाहर नहीं आती है। उसने रिक्शा वाले को बोला था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती है तो रिक्शा वाले का सब्र टूटता है और वो उस कोठी के अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस कोठी के अंदर जाता है, गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, उसके सामने एक दूसरा शख्स आकर खड़ा हो जाता है। उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। दरअसल सुरेंद्र कोहली उस कोठी के अंदर नौकर था, मोनिंदर सिंह का वो नौकर था और वहीं पर वो अपना काम करता था उस घर में। तो सुरेंद्र को रिक्शा वाला बोलता है कि भाई पायल आई नहीं, अब तक काफी देर हो गई। तो सुरेंद्र उसको बोलता है कि पायल तो कब की चली गई, लेकिन रिक्शा वाला बोलता है कि मैं तो घर के बाहर ही खड़ा था, मैंने तो किसी को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन सुरेंद्र इस बात पर अड़ा हुआ था कि पायल तो चली। अब रिक्शा वाला इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता था। वो वापस आता है और पायल के घर वालों के पास जाता है, पायल के पिताजी के पास जाता है। पायल के पिताजी को पूरी बात बताता है। पायल के पिताजी कुछ देर तो इंतजार करते हैं, क्या पता पायल कहीं निकल गई हो और किधर चली गई हो। कुछ देर इंतजार करते हैं लेकिन फिर भी पायल वापस नहीं आती। पायल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा, पायल के पास एक फोन था। तो उनका सब्र टूटता है और वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने। वो पुलिस वालों को सारी बात बताते हैं, D5 कोठी है मोनिंदर सिंह की और वहां से गई थी, वहां से गायब हो गई। अब पुलिस वाले FIR लिखने के लिए ही नकार देते हैं, FIR लिखने के लिए मना करते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि मोनिंदर सिंह काफी पैसे वाला था और उसकी कोई थाने में जान पहचान हो, इसलिए नहीं लिखी FIR। खैर उसके बाद में पायल के पिताजी नंदलाल पहुंच जाते हैं इलाहाबाद कोर्ट में और वहां पर एक लॉयर को जाकर ये सारी बात बताते हैं। अब लॉयर बाद में ऊपर से थोड़ी बहुत वो कार्रवाई करते हैं, ऊपर कोर्ट से प्रेशर आता है पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस वालों के पास कि आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तब जाकर पुलिस वाले FIR लिखते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो पायल के पास जो फोन था उसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था, वो बंद था। अब पुलिस वाले उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि पायल कहाँ पर हो सकती है। तो जब वो कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं पायल की, तब उसमें कई सारे अलग अलग नंबर मिलते हैं। एक मुंबई का नंबर मिलता है, दिल्ली का नंबर मिलता है, अलग अलग नंबर मिलते हैं। लेकिन पुलिस वालों को कुछ एक ऐसा एविडेंस मिल जाता है जिसके बेसिस पे वो उस D15 की कोठी के अंदर छापेमारी कर सकते हैं। पुलिस की एक
टीम D15 की उस मोनिंदर सिंह की कोठी के अंदर पहुंच जाती है, वहां पर वो छापेमारी करती है, वहां पर पूरी तलाश करते हैं, कुछ सबूत ढूंढने, कुछ सुराग ढूंढने की वो उस पूरी कोठी के अंदर कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सफलता नहीं मिलती। उस पूरी कोठी से कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत पायल के रिलेटेड नहीं मिलता। पुलिस वाले हार कर वापस पुलिस स्टेशन की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो उस गांव के आसपास के लोग थे, उनको भी थोड़ी हिम्मत जुटी थी कि अब पुलिस कुछ कार्रवाई कर रही है तो क्यों न हम भी पुलिस की थोड़ी मदद कर दें। तो वहां के दो लोग उस हवेली के, उस कोठी के पीछे जाते। उस कोठी के पीछे एक नाला था। अच्छा, ये कोठी थी उस एकदम टंकी के पास, जो टंकी थी जहां से बच्चे गायब होते थे, उस टंकी के पास ही ये कोठी थी। और उस टंकी और उस कोठी के बीच में एक नाला था। घर के एकदम पीछे एक बड़ा सा नाला था। उस नाले की तरफ कोई जाता नहीं था। वो नाला एकदम गंदा था। बारिश के पानी से उसकी सफाई हो गई तो हो गई, वरना ऐसे ही चल रहा है। और उधर कोई आमतौर पर जाता भी नहीं था। तो जब ये दोनों जाते हैं उस नाले के पास में, हवेली के पीछे, कोठी के पीछे, तो वो देखते हैं कि जितनी दूर में हवेली के पीछे नाला है, ये हवेली है, हवेली के पीछे जितनी भी दूर में नाला है, वहां पर काफी सारे पॉलीथीन के काले काले बैग पड़े हैं। पूरा नाला बैग से भरा हुआ, करीब 30-40 अलग अलग पॉलीथीन के बैग्स थे। वो एक पॉलीथीन के बैग को बाहर निकालते हैं लकड़ी से पकड़कर, और जब उस पॉलीथीन के बैग को वो खोलते हैं तब उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस पॉलीथीन के बैग के अंदर इंसान के अंग थे, इंसान के बॉडी पार्ट्स थे। उस पर्टिकुलर बैग के अंदर जो उन्होंने निकाला था उसके अंदर घुटने थे, घुटने के निचला हिस्सा था, और उनकी साइज देखकर पता चल रहा था कि किसी छोटे बच्चे का घुटना है। अब उनकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत करते हैं पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म। पुलिस के कुछ ऑफिसर्स वहां पर तुरंत पहुंचते हैं, सफाई कर्मचारियों को बुलाते हैं और उस नाले के अंदर जितने भी बैग्स थे वो सभी बाहर निकालते हैं। सभी बैग्स को खोला जाता है और सभी बैग्स के अंदर इंसानों के अंग थे। किसी में सर था, किसी में हाथ थे, किसी में पैर थे। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी अजीब थी, सर था, पैर थे, हाथ थे, लेकिन धड़ किसी भी बैग के अंदर नहीं था। सर के जो निचले वाला हिस्सा होता है, ये टोर्सो इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, ये किसी भी बैग के अंदर नहीं था। ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अब यहाँ से एक शक ये पैदा हुआ कि कहीं जो इस घर के अंदर रहते हैं मोनिंदर या फिर सुरेंद्र, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं कर रहे हैं, बच्चों के अंग निकाल कर तो नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि मेजर अंग यहाँ पर ही होते हैं, हार्ट, लिवर, किडनी। खैर, उन सभी पार्ट्स को बाद में फोरेंसिक लैब के अंदर भेज दिया जाता है जांच के लिए, और बाद में सर काउंट कर पता चलता है कि टोटल वहां पर 17 बच्चों की लाश थी, या फिर 17 वहां पर लाश थी। अब जब उनकी फोरेंसिक जांच होती है तो पता चलता है कि ये 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं थी। जो ये हड्डियां थी ये 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। अब यहाँ पर 2 कड़ियां आपस में जुड़ रही थी, और वो कड़ी ये कि गांव में पिछले 2 सालों से ही बच्चे गायब हो रहे हैं, गायब होना शुरू हुए हैं, और ये हड्डी भी 2 साल पुरानी है। इसमें सबसे पुरानी हड्डी 2 साल पुरानी है। तो यहाँ से ये दोनों कड़ियां आपस में कहीं ना कहीं जुड़ रही थी। खैर, इसके बाद में जो उस घर के मालिक थे मोनिंदर सिंह पंडेर, उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, और दोनों को ले जाते हैं कस्टडी में, वहां पर उनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटा सा सवाल या फिर छोटा सा शक पैदा हो रहा था कि अगर हम किसी के इंसान के बॉडी पार्ट्स निकालकर किसी दूसरे इंसान में लगाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये किसी अरे गरे का काम नहीं है, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। इस काम के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए होता है। अब वहां पर किसी भी डॉक्टर के होने का सुराग नहीं था, और मान ले कि वहां पर कोई डॉक्टर आता था, ये निकाल कर करता था, तो किसी के मरने के बाद में उसके अंग निकाले जाने चाहिए और 45 मिनट के अंदर अंदर अगले इंसान के अंदर लगा देने। 45 मिनट्स के बाद में वो ऑर्गन किसी भी काम के नहीं है। हार्ट के लिए ये वक्त है 1 घंटे का, और अगर आंखों के आइरिस को प्रिजर्व हम करके रखें तो 6 घंटे के अंदर अंदर हमको कहीं पर लगाना होता है। इससे ज्यादा टाइम होते ही वो खराब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो इतना जल्दी किधर कैसे ले जा सकता है। खैर, ये बात टल जाती है। आगे बाद में अब मोनिंदर सिंह और उस सुरेंद्र कोहली से पूछताछ शुरू होती है। मोनिंदर कोहली कोई पेशेवर क्रिमिनल था नहीं, वो टूट जाता है, और जो भी उसने किया, जो भी वहां पर वो करता था, वो सारी कहानियां वो बताना शुरू करता है। तो मोनिंदर सिंह कहता है कि उसका जो मेन घर है, उस जहां पर वो ज्यादातर रहता है, वो है चंडीगढ़, लेकिन वो कभी कभी इस नोएडा वाले घर में आता है, और जब भी वो इस नोएडा वाले घर में आता है, उसके पास एक दलाल का कॉन्टेक्ट है, उस दलाल को बोलता है, और दलाल एक उसके पास उस घर में एक लड़की भेजता है। मोनिंदर सिंह सारी रात लड़की के साथ रहता है, दारू पीता है और सुबह चला जाता है। मोनिंदर सिंह बस इतना ही करता है। हालांकि एक दिन जब दलाल को उसने फोन किया लड़की बुलाने के लिए, लेकिन दलाल ने लड़की नहीं भेजी, तब मोनिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोहली को बोला कि जा तू कुछ लेकर आ। पहली बार यहाँ पर बोला था। सुरेंद्र जाता है, वहां की कोई लोकल लड़की लेकर आता है मोनिंदर सिंह के पास। वो सारी रात एक साथ रहते हैं, दारू पीते हैं। मोनिंदर सिंह दारू पीता है, सुरेंद्र कोहली को वो दारू पिलाता है। इससे ज्यादा मोनिंदर सिंह कहता है कि मैंने उस घर के अंदर कुछ भी नहीं किया। इन बातों की बाद में क्रॉस चेकिंग होती है, कुछ सबूत, कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि जो भी ये बातें मोनिंदर सिंह बता रहा है ये सच है। मोनिंदर सिंह का केवल इतना ही हाथ है इस केस के अंदर। अब दूसरा शख्स या फिर दूसरा सस्पेक्ट सुरेंद्र कोहली, उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो है 1 नंबर का ढीठ। वो कोई भी बात सच नहीं बता रहा था, इधर उधर उसको घुमा फिरा कर सीधा मोनिंदर के सर ही डाल रहा था। दूसरी तरफ ये 17 बच्चों की लाश की बात पूरे
इलाके के अंदर फैल चुकी थी। लोग धरना प्रदर्शन करने निकल गए थे, सड़कों पर उतर गए थे। तो मोनिंदर को और सुरेंद्र को हाई सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि अगर इनकी सिक्योरिटी थोड़ी भी कम हुई या फिर लोगों को थोड़ा भी मौका मिला तो वो इन दोनों को तुरंत मार देंगे। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। 17 बच्चों की लाश एक साथ मिलना, और पुलिस के भी 2 कर्मचारी निरस्त कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया था। पुलिस की एक नई टीम पूरी इस केस के ऊपर लगी हुई थी। खैर 2-3 दिन सुरेंद्र कोहली मुंह नहीं खोलता है, लेकिन तीसरे दिन सुरेंद्र अपना सच बताना शुरू करता है। जिस कमरे के अंदर वो बयान दे रहा था, सच बता रहा था, उस कमरे में एक तो सुरेंद्र था, उसके सामने 4 पुलिस वाले थे जो उसका बयान लिख रहे थे। अब जब उसने अपना पहला बयान दिया या फिर पहली बात जब उसने बताई, चारों के चारों पुलिस वाले उस कमरे से खड़े होकर बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद में 2 पुलिस वालों ने तो उल्टी कर दी। उसके बाद में 10 पुलिस के कर्मचारी आए उस कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर सुरेंद्र था, उसके पीछे से हाथ बांधे कुर्सी पर बिठाकर, और फिर आगे की पूछताछ करी। दरअसल उसने अपने पहले बयान में ये बताया कि वो बच्चों को, जिनको भी वो मारता था, उनके यहाँ से हाथ पांव काट कर, चेस्ट काट कर वो किचन में पका कर खाता था। आदमखोर आदमी था सुरेंद्र। ये बात जब उनको पता चलती है, उन सभी की हालत खराब हो जाती है। एक पुलिस वाला बाद में बयान देता है कि जब वो उससे बाद में पूछताछ कर रहे थे इसके बाद में, तो उसके दांतों की तरफ देख रहा था कि उसके आदमखोर के दांत कैसे होते हैं। अच्छा, अब उस दिन वापस चलते हैं जिस दिन सुरेंद्र मोनिंदर के लिए एक वहाँ की लोकल लड़की लेकर आया था। वो रात भर साथ रहते हैं। मोनिंदर दारू पीता है, सुरेंद्र दारू पीता है, उस लड़की के साथ वो रहते हैं। उस दिन सुबह सुबह मोनिंदर जल्दी कहीं पर निकल जाता है, उसको जल्दी कहीं पर जाना था। अब सुबह सुबह मोनिंदर चला जाता है उस घर में। अब एक तो था सुरेंद्र और वो लड़की भी वहीं पर थी। अब मोनिंदर के जाने के बाद में सुरेंद्र जाता है उस मोनिंदर के कमरे में, उस लड़की के पास। वो लड़की अभी तक वहीं पर थी। उस लड़की को बोलता है कि देख, ये मैं तेरे को कुछ पैसे दूंगा और जो तूने किया वो मेरे साथ भी कर ले। लेकिन अब वो लड़की उसकी मर्दानगी को लेकर 2-3 उसके ऊपर टोंट मार देती है और उस सुरेंद्र को आ जाता है बेहद गुस्सा। वो उस लड़की को वहीं के वहीं गला दबाकर मार देता है। मारने के बाद में उसके साथ कुकर्म करता है। उसके बाद में उसको ले जाता है बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद में उसके शरीर के 3 टुकड़े करता है। उसका सर अलग करता है, पैर अलग करता है और धड़ अलग करता है। 3 टुकड़े करने के बाद में वो उस लड़की की बॉडी के कुछ पार्ट्स काटता है, कुकर में डालता है और उनको पका कर खाता है। जब वो खा लेता है भरपेट, उसके बाद में उस लड़की की बॉडी को अलग अलग पॉलीथीन के बैग के अंदर बांधता है, छत पर जाता है और पिछले घर के पीछे जो नाला था उसके अंदर फेंक देता है और बाथरूम की बर्तन वगैरह वो बाद में साफ कर देता है। अब जब ये पहली बार इसने किसी का कत्ल किया, पहली बार जब इसने इंसान का मांस चखा, तब उसको मजा आ गया। उसके मुंह के खून लग गया था और उसका मन कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी एक बार ऐसा और करे। अच्छा, अब दूसरी तरफ वहां पर मोनिंदर की काफी जानकारी थी पुलिस के अंदर, उसकी चलती थी पुलिस में। तो पुलिस वालों ने भी इसके ऊपर ना ही कोई FIR लिखी इस लड़की की मौत के ऊपर, ना ही कोई ज्यादा जांच पड़ताल की। ये मामला वहीं के वहीं नीचे दब गया। अब जनवरी फरवरी का महीना था, साल था 2006। दोपहर का वक्त था। सुरेंद्र को था कि ये एक बार फिर से करना है। दोपहर के वक्त वो D5 कोठी के बाहर दिखता है कि एक लड़की खेल रही है सड़क के ऊपर, उस कोठी के एकदम सामने। अब वहां पर क्या है, ज्यादा घर नहीं है, कुछ थोड़े बहुत घर हैं और जितने भी घर हैं उनके अंदर मैक्सिमम में कोई भी नहीं रहता है, वो सभी बाहर रहते हैं और कहीं पर कभी जब उन घरों के अंदर आ जाते हैं। ज्यादातर उन घरों के दरवाजे बंद रहते हैं और दोपहर में तो बहुत ही कम है कि कोई बाहर निकलेगा। तो मौका दिखते ही वो उस कोठी का गेट खोलता है। घर के अंदर खड़े खड़े ही उस लड़की को, जो उस घर के बाहर खेल रही थी, उसको टॉफी का लालच देता है, चॉकलेट का लालच देता है और उस लड़की को उस घर के अंदर बुला लेता है। घर के अंदर आती वो उसका सबसे पहले गला दबाकर हत्या कर देता है। जिस किसी को भी वो मारता था सबसे पहले गला दबाकर उसकी हत्या करता था। उसके बाद में वो उसके साथ कुकर्म करता है और बाद में ले जाता है फिर से बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद में उसका सर काटता है, धड़ अलग करता है, पैर अलग करता है। और उसके एक इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, बयान के अंदर वो कहता, ऐसा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, सुनाई दे रहा है कि उसने उस लड़की की यहाँ से हाथ का कुछ हिस्सा काटा, चेस्ट का कुछ हिस्सा काटा और पैर का कुछ हिस्सा काटा और किचन में ले गया, उसको अच्छे से पकाया और उसको खाया। बाद में थैली में डालकर घर के पिछले जो नाला था उसके अंदर उसको लड़की को डाल दिया। अब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, अब उसके ऊपर हैवान उसके अंदर घुस गया था। उसके था कि ऐसे बार बार करें। तो महीने में 1 या 2 ऐसे बच्चों को वहीं से, उस गांव से किडनैप करता, उनको पहले मारता, उनके साथ कुकर्म करता, बाद में उनके शरीर को काटता, पकाता, खाता और बाद में पीछे नाले के अंदर फेंक देता। सुरेंद्र से बाद में पूछा भी गया था कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या मजा आता है तुम्हें? तो वो कहता है कि बस हो जाता है, ऊपर देखकर बोलता है कि बस हो जाता है। उसको पता ही नहीं चला कि उसके अंदर कब हैवान घुस गया। और जब भी वो ऐसे काम करता था, किसी को काटता था, खाता था, तब उसको कोई भी फीलिंग नहीं आती थी। उसके लिए एकदम ये नॉर्मल था, बिल्कुल भी उसको अलग नहीं लगता था, बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बिल्कुल भी दया नहीं आती थी, बिल्कुल भी अंदर से भावनाएं नहीं आती थी। उसको ये सब करने में उल्टा मजा आता था। और ऐसा भी नहीं कि सुरेंद्र अकेला था, उसका पूरा परिवार था, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, उत्तराखंड के वो रहने वाले थे, नोएडा में वो काम करता था और उत्तराखंड के किसी गाँव में उनका घर था। और जब उनके घर वालों को पता चली तब भी उन्होंने कहा कि इसको मार देना चाहिए। सुरेंद्र खुद भी कहता था कि जो भी मैंने किया है मुझे मार दो। उसके बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन चलती है, केस चलता है। जो मोनिंदर सिंह पंडेर है सबसे पहले, उसको जमानत मिल जाती है और जमानत पर वो अभी बाहर है, आम जिंदगी जी रहा है, गुमनाम जिंदगी जी रहा है। लेकिन टोटल 17 केस लगे थे,
17 बच्चों के केस लगे थे। 17 में से शायद 12-13 केस के फैसले आ चुके हैं, 12-13 मर्डर्स के फैसले आ चुके हैं और 12-13 फैसलों में सभी में सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन फिलहाल सुरेंद्र है डासना जेल में, क्योंकि अभी 12-13 केसों का ही फैसला है, बाकी 17-18 टोटल है, तो बाकियों का और आना है। तो जब तक सभी का फैसला नहीं आ जाता तब तक सुरेंद्र को फांसी की सजा नहीं होगी। एक बार 17-18 सभी केसों का फैसला आ जाएगा तो बाद में उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन अभी तक जितने भी केस पूरे हुए हैं सभी में सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये थी दोस्तों आज की बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावनी सी कहानी। इसको निठारी कांड के, निठारी सीरियल मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। कैसी लगी आपको कहानी जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी कहानी देखने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।